सबसे पहले सोनू जी आपका स्वागत है। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा। आपके नाम के साथ शामिया मीठी करके एक वर्ड जुड़ा करता था, उसके पीछे की कहानी क्या है, थोड़ा सा दर्शकों को मीठी में कोई कहा हो जिनको बुरा लगे तो माफी चाहूंगी सर, अगर सच्चाई बता दूंगा तो बुरा लग जाएगा सर। एक शायरी कही जाती है कि 12 वर्ष लोग कुकुर जीवे, 16 वर्ष लोग जिए सिया, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीव को दिखा। रंगदारी के गाने आ गए तो मुझे लगता है कि आपको जीवित रहने का गाने औकात नहीं है जरा भी जिनकी हमसे आंख मिलाने की, वो भी है कोशिश में लगे मेरा इतिहास मिटाने की। क्षत्रिय धर्म ये कहता पूरे साथ पे जान लुटा देंगे, राणा सांगा के वंशज हम औकात में तुमको ना देंगे। नमस्कार, लोकल स्टेशन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर हम हैं हाजिर और मेरी दाहिनी तरफ बैठे हैं अमेठी के बड़े ही पुराने गायक कलाकार सोनू सुगम जी। उनसे आज हम बातचीत करने वाले हैं, उनके स्ट्रगल के बारे में जानने वाले हैं, उनका सफ़र कैसा रहा है। हाल ही में उन्होंने एक गाना भी लेकर के वो आए हैं लोगों के बीच में, उस गाने पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले सोनू जी आपका स्वागत है। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं भी बढ़िया हूँ। तो देखिए मेरे साथ सोनू जी हैं और जैसा हमारा आपसे हमेशा प्रॉमिस रहता है कि अमेठी की अलग अलग शख्सियतों से हम आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं, उनके जीवन में थोड़ा सा झांकने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि भाई क्या चल रहा है उनके जीवन में हाल फिलहाल। तो चलिए सोनू जी, बातचीत का क्रम जो है वो शुरू करते हैं। शुरू हम वहीं से करेंगे जहाँ से शुरुआत हुई। गाना जो आप गाए उस पर तो हम बाद में आएंगे आखिर में इस इंटरव्यू के दौरान। आप थोड़ा सा ये बताइए अपने बारे में कि कैसा रहा शुरू का जीवन संगीत के क्षेत्र में आने को लेकर के, और कितने स्ट्रगल आपने उठाए हैं अब तक, यहाँ तक का जो आपने सफ़र तय किया है, थोड़ा सा विस्तार में बताएं हमारे दर्शकों को। पहली बात तो सफ़र बड़ा रोचक रहा और संघर्ष भी बहुत रहा है, और अगर विस्तार से बताऊंगा तो शायद बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, फिर भी मैं कोशिश करता हूं। और अगर मैं थोड़ा सा मजाकिया स्टाइल में कहूँ कि मेरी शुरुआत कहाँ से संगीत की हुई, तो मेरी संगीत की शुरुआत मेरे मामा के घर में प्राइमरी विद्यालय था, वहाँ से हुई। उसकी मैं कहानी आपको बताता हूँ। बहुत पहले तब ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। आप सबको पता है कैसेट्स चलती थी। तो सोनू निगम जी की एक एल्बम आया था, सैड सॉन्ग था, तो उसमें एक गाना था, मैं दुनिया तेरी छोड़ चला जरा सूरत तो दिखला जाना, दो आंसू लेकर आंखों में तुम लाश पे मेरी आ जाना। तो ये गाना मेरे दिल को छू गया और इस गाने को मैं खूब गाता था। तो मेरे मामा के घर से थोड़ी दूर पे प्राथमिक विद्यालय था, तो उसमें एक हॉल था। तो उसका जो दरवाज़ा था वो सब ना क्या होता था कि उसको हम जब खोल देते थे तो इतना उसमें स्पेस हो जाता था। तो मुझे गाने का इतना शौक होता था कि मैं अपना सर जो है उस दरवाजे के अंदर डाल करके जब मैं गाना गाता था तो उसकी जो आवाज़ होती थी वो बड़ी गूंजती थी, इको होती होगी। हाँ, इको होती थी। तो सर मुझे अंदर से इतना मज़ा आता था, इतना मज़ा, बहुत मज़ा आता था। उसके बाद फिर गाते गाते फिर विद्यालय में भी हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते थे, तो लोगों ने कहा कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा गाना गाते हो। और हमारे कुछ मित्र, मैं नाम लेना चाहूँगा, एक हमारे परम मित्र भाई नीरज भाई थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, शुरू मुझे डर भी बहुत लगता था, आपको जैसा कि सबको लगता है। तो पहले हमने कुछ विद्यालय के जैसे नाटक वगैरह होते थे उसमें भाग लिया, उस पर कुछ गाने गए। उसके बाद फिर हम सोचे कि अच्छा, आजकल तो बड़ा प्लेटफॉर्म है सर, आप कहीं एल्बम जा कर के कर ले रहे हैं, वीडियो शूट कर ले रहे हैं। तब ये सारी चीज़ें नहीं थी, स्टूडियो दिल्ली या मुंबई में हुआ करते थे तब, तो बड़ी समस्या थी। तो पहले क्या था सर, बैंड पार्टियाँ हुआ करती थी, बैंड पे गाने गाते थे, जैसा कि मनोज तिवारी जी भी बताए थे कि उस स्टार्टिंग वहाँ से हुई। तो हमने कहा कि भाई बैंड पार्टी से स्टार्ट होगी। तो हमारे मित्र ने हमको बताया कि काम करो, गौरीगंज में एक उसका बैंड पार्टी में नाम भूल रहा हूँ, मुझे याद था। तो मैंने वहाँ से शुरुआत की। तो मैं वहाँ उनके साथ गया, हमने बोला कि मुझको गाना गाना है। तो मैंने गाना दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, बहारों फूल बरसाओ, ये सब गाने में तैयार करके सर वहाँ पे गया। अब मैं तो गाने जैसा कैसेट में सुनता था, मैं सोचा वहाँ वैसे बजेगा, वैसे गाना पड़ेगा। फिर बैंड पार्टी पे मुझे चढ़ा दिया गया, अब वो नीचे जो है कुछ और बज रहा है, मुझे गाना कुछ और है। तो मैं बड़ा कन्फ्यूज हुआ। फिर ऊपर सर बिजली का तार गया था, उससे मुझे करंट भी लग गया, फिर वहाँ मैं कुछ गा नहीं पाया। तो मतलब सर बड़ा रोमांचक और बड़ा संघर्षशील रहा। उसके बाद फिर
कुछ खास नहीं हो पाया, फिर घर पे आ गए। तो ये जो हमारी आपसे बातचीत चल रही है, मैं चाह रहा हूँ ये थोड़ी और रोचक तरीके से आगे बढ़ती रही सोनू सुगम जी। आप जैसा अभी आपने अपने संघर्ष का जिक्र किया, लेकिन मैं आपसे यहाँ पे ये पूछूंगा कि जब आपने अपने घर वालों को पहली बार बताया या वो जाने कि भाई सोनू जो है अब गाने के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो उनका रिएक्शन क्या था? उन्होंने क्या कहा? आपके माता पिता ने, बाकी घर वालों ने क्या बोला, या उनका क्या रिएक्शन था? एक्चुअली सब बात ये थी कि मैं सही बताऊँ, मैं अपने मामा के यहाँ रहता था और मेरे मामा जी वगैरह सब रहते थे बाहर। तो मेरे यहाँ एक मेरी बड़ी माँ भी रहती थी, मेरे नाना और नानी रहते थे। तो मुझे बड़ा लाड प्यार मिलता था और मैं बहुत सा स्वतंत्र टाइप का व्यक्ति था। तो मम्मी पापा से यहाँ घर पे तो रहता नहीं था, तो मम्मी पापा को उतना पता नहीं था कि मेरा बेटा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो मैं सर खूब क्रिकेट खेलता था, खूब घूमता था, खूब टहलता था। तो मेरे जो मित्र थे नीरज भाई, उनसे ही हम अपनी सारी बातें शेयर करते थे, यार गांव के और जो यार दोस्त थे कि गाना गाना है। तो इन चीज़ों को लेकर के फिलहाल कभी किसी ने कोई दिशा निर्देश नहीं दिया। और जब घर वाले पहली बार जाने होंगे तब उन्होंने क्या बोला? सर पूरा एकदम सपोर्ट। मना किया? नहीं, बिल्कुल मना नहीं, क्योंकि इसलिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि बहुत बार जब मैं लोगों से बातचीत करता हूँ तो कई बार वो कहते हैं कि घर वालों का ये रिएक्शन था, वो रिएक्शन था। तो मैं ये समझना चाह रहा था। चलिए थोड़ा सा अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताइए, कहाँ तक पढ़े और पढ़ने में कैसे थे आप? पढ़ाई में सर मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी जो शुरुआती शिक्षा थी, मेरी मौसी जी ने मेरा बचपन में सरस्वती शिशु मंदिर है एक गौरीगंज से सैठा मार्ग में मणिपुर विद्यालय पढ़ता है, दुर्गन भवानी रोड पे। तो सर मुझे लगता है कि मैं 5वीं से लेकर के 8वीं क्लास तक तो मैं बहुत तेज़ था। उसके बाद सर मुझे लगता है कि मुझे क्रिकेट का चस्का इतना ज़्यादा लग गया था कि मैं सर फिर इंटर ही कर पाया। इंटर के बाद म्यूजिक से सर मैंने बीए किया। भातखंडे भी सर गया वहाँ सीखने के लिए, वहाँ पे भी मैंने एडमिशन लिया, लेकिन कि कुछ वजहों से वहाँ पे मैं सीख नहीं पाया और दोबारा फिर मुझे घर पे वापस आना पड़ा। लेकिन ये है सर कि शुरुआत जो मेरी थी पढ़ाई लिखाई में भी मैं ठीक था, खेल कूद में भी बहुत अच्छा था। और जैसे ये सांस्कृतिक मंच हो गया, गाना गाना हो गया, गाना लिखना हो गया, इन सब चीज़ों में सर मैं बहुत तेज़ था और लोगों ने हमको बहुत सपोर्ट भी किया, कभी किसी ने मना नहीं किया सर, तारीफ़ें बहुत हुई हमारी। आपने क्रिकेट का जिक्र किया, फेवरेट खिलाड़ी कौन था आपका क्रिकेट? नहीं सर, क्रिकेट में मतलब क्रिकेट मुझे खेलना बहुत पसंद था। मैं सही बता रहा हूँ, मैं ऐसा खिलाड़ी, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। मैं क्रिकेट देखता बहुत कम था। बाकी तो जैसे हमारे भाई भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी हैं, तो उनका नाम तो उस टाइम के अभी भी है। तो सचिन तेंदुलकर जी हो गए, उस टाइम हमारे बहुत फेवरेट हुआ करते थे। एक राहुल उथप्पा करके, सॉरी रॉबिन उथप्पा करके थे, हाँ, वो हमारे बहुत फेवरेट थे, बहुत छक्के मारते थे। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अब हम सब आपसे ये जानना चाहेंगे सोनू सुगम जी कि आपका जो पहला गाना था वो कब आया था, उसके बोल क्या थे? अगर आप थोड़ा सा उसके बारे में बता सके, उसके पीछे की कहानी की, भाई कौन सा सन रहा होगा, किसके ऊपर गाना बना था, और थोड़ी सी उसकी कुछ कहानी और उस गाने के बोल भी। बिल्कुल सर, मुझे सही बताऊँ तो मैं शायद सन क्लियर ही नहीं बता पाऊँगा, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि आज जब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो शायद आज से ये 8 से 10 साल पहले मेरा एल्बम आया था और एल्बम का नाम था चल चल माँ दुर्गंधा। और पहला गाना था मेरा कि उसी एल्बम का मैं एक गाना सुना दे रहा हूँ कि बहुत पहले जो था कि जहाँ स्वयं पैदा हुए हरि अवध के द्वार, जहाँ स्वयं पैदा हुए हरि अवध के द्वार, अवध की माटी को नमन है बारंबार यहाँ के वासी को, सत सत मेरा प्रणाम, सत सत मेरा प्रणाम। बहुत ही प्यारी आपकी आवाज़ है। आगे भी अभी आपसे कुछ और गाने भी हम सुनेंगे। आपके फेवरेट गायक कौन से रहे, चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें, ओवरऑल फिल्म इंडस्ट्री में फेवरेट गायक आपका कौन सा रहा है जिससे आप प्रेरणा लेते रहे? सर सिर्फ एक सिंगर, सोनू निगम जी। सोनू निगम जी एक सिंगर। उसके बाद जब भोजपुरी का जैसे ये कल्लू जी का एक गाना था, लगाई दी चोलिया के हुक राजा, अरविंद अकेला और कल्लू का, उसके बाद मैंने कल्लू को सुना तो कुछ ऐसा खास नहीं था कि भोजपुरी गाना है। खेसारी जी को सुना, कुछ ऐसा था नहीं कि गाना, लेकिन जब पवन सिंह जी को सुना तब सर मन में आया कि हाँ भोजपुरी गाना चाहिए। तो 2 आइडल सिंगर हैं मेरे, एक सोनू निगम जी और एक पवन सिंह जी। पवन सिंह जी से मैं भोजपुरी गाने की तरफ रुका और सोनू निगम जी से मैंने अपने संगीत की दुनिया स्टार्ट की। बाकी तो आइडल सर उदित नारायण जी हो गए, रफ़ी साहब जी हो गए, सभी को मैं मानता हूँ, लेकिन सर 2 ही सिंगर हैं, पवन सिंह जी और सोनू निगम जी।
जब हम लोग और हमारी टीम आपके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर रही थी तो हमें पता चला कि आपके नाम के साथ शान या मेठी करके एक वर्ड जुड़ा करता था। जी, उसके जी। पीछे की कहानी क्या है, थोड़ा सा दर्शकों को ये भी सर उसके पीछे की कहानी कुछ खास नहीं है। एक हमारे बड़े परम मित्र अभी लखनऊ में रहते हैं, विवेक मिश्रा समर जी हैं। तो मेरा दूसरा जो एल्बम आया था वेब कंपनी से, उसका एल्बम का नाम ही मैंने साने मेठी रखा था। अच्छा। और मेरा ये था सर, जैसे कि मैंने एक गाना सुना है कि अवध की माटी को नमन है बारंबार। तो जब मैं एल्बम करता था तो मेरे मन में दो चीज़ें रहती थी कि मेरे क्षेत्र का नाम आगे होना चाहिए, मेरे अवध का नाम रोशन होना चाहिए, मेरे ज़िले का नाम। तो पहला गाना मैंने अवध के लिए गाया, दूसरा गाना मैंने अपने ज़िले के लिए गाया। उसके कोई बोल अगर आप सुनाना चाहें, क्योंकि पहला गाना आपका बड़ा ही प्यारा था। जो दर्शक अभी भी आपका इंटरव्यू देख रहे हैं वो चाह रहे हैं कि कुछ बीच में होता सर चले। बोल क्या था कि मतलब इतना दिन हो गया तो मुझे सर मैं, लेकिन उसका यह था कि जिला में डिगे हम लौटे जो चाहे वो कर दें, जिला में डिगे हम लौटे जो चाहे वो कर दें, ये सर टाइटल सॉन्ग था। तो इस एल्बम का नाम था साने मेठी। तो बस हमारे मित्रों ने साने मेठी एल्बम था तो साने मेठी हमको बुलाना शुरू कर दिया। ये दौर वो था जब सर अमेठी ज़िले में मुझे लगता है कि फुल कम्प्लीटली जो ऑडियो और वीडियो का एल्बम आया था वो सबसे पहले मेरा ही था। अच्छा। हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है, अगर किसी अमेठी में कोई कलाकार हो जिनको बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरे नॉलेज में एक हमारे मित्र हुआ करते थे आशीष सोनी जी, सबसे पहले उनका एल्बम आया था लेकिन उनका वीडियो नहीं शूट हो पाया था, उन्होंने सिर्फ ऑडियो लॉन्च किया था। तो साने अमेठी अमेठी ज़िले का पहला ऐसा एल्बम है जो ऑडियो और वीडियो सहित आया था और उसने खूब धूम मचाई। उस एल्बम ने सर मुझे खूब सम्मान दिलाया, खूब पहचान दिलवाई, खूब प्रोग्राम दिलवाया सर उस एल्बम ने। चलिए, काफ़ी सुनहरी यादें आपके साथ लगातार बातचीत के जरिए निकल करके आ रही हैं। अब थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं बातचीत में। आप अपने क्षेत्र में अवध की मैं बात करूँ या मैं अपने अमेठी ज़िले की मैं बात करूँ, बहुत सारे गायकों को आप देखते होंगे हाल फिलहाल में, या आप अपने समय से जब आपने शुरू किया, उन गायकों के बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या आपकी राय है जो इस वक्त गा रहे हैं, क्या वो बेहतर कर सकते हैं? कोई उनके लिए अगर बात, क्योंकि जब मैं कई गायकों से बातचीत करता हूँ तो लोग अपने अपने ओपिनियन शेयर करते जी, हैं, बिल्कुल। आपकी क्या राय है जो अमेठी के इस वक्त के गायक हैं उनके बारे में? सर अगर सच्चाई बता दूंगा तो बुरा लग जाएगा। नहीं बताइए। और मैं किसी के दिल को सर ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। बस ये है कि सर अब कुछ बीते हुए वर्षों में देख रहा हूं कि सर अब ऑडियंस बदल चुकी है, सुनने वाले भी बदल चुके हैं और सर गाने वाले भी बदल चुके हैं। एक जो संगीत की जो सर मर्यादा होती है, जो पराकाष्ठा होती है, जो मुझे लगता है कि सर वो थोड़ा सा कलाकार जो उसको हैं सर उसको सर्टिफाई कम कर पा रहे हैं। पहले संगीत ये होता था कि शांति सुख चैन के लिए हम मान सकते हैं कि आ जाता था, लेकिन आजकल जो संगीत का सर एक जो धारणा बन गई है वो सिर्फ एक व्यवसाय बन करके रह गया है सर। तो मैं किसी को सर अपनी राय नहीं देना चाहूँगा, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि सर अब सिर्फ ये है कि गाना गाना है और पैसे कमाना है। पैसे कमाने के लिए अच्छा, अब जनता को जो सर सुनना है, पहले ये होता था कि चलो भाई बड़े अच्छे अच्छे गाने जनता पसंद करती थी। अब तो सर बड़ा देख रहे हैं रंगदारी के गाने आ गए और सब तमाम तरह के गाने आ गए, तो अब सर गायक नहीं हिट हो रहे हैं, अब सर अब मैटर हिट हो रहे हैं। चलिए, आपने बड़ी प्यारी एक बात बोली कि भाई जो स्तर है वो आपकी नज़र में थोड़ा सा नीचे गया, खास करके गानों के माध्यम से। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं उस मोमेंट पर जिसकी शुरुआत हमने इस इंटरव्यू के शुरू में की थी, जो आपका रिसेंट गाना आया है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। उसके बोल बाद में सुनेंगे, पहले उसके पीछे की कहानी बताइए, कहाँ से उसके बारे में ख्याल आया और फिर थोड़ा सा बताइए। सर एक शायरी कही जाती है कि 12 बरस लो कुकुर जीवे, 16 बरस लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवे को धिक्कार। ये हमारे राजपूतों के लिए कहावत कही गई थी। तो अब इसकी सर कहानी आप सबको पता है। आजकल हमारे राजपूत शिरोमणि आदरणीय श्री राणा सांगा जी के ऊपर बड़ा विवाद चल रहा है। एक घटिया नेता जिसकी अभी तक सर जीभ काट लेनी चाहिए थी, उसके तो नाम के आगे भगवान का नाम लगता है तो उसका सुमन ही नाम लूँगा। उसने बयान दिया है कि राणा सांगा को जितने मानने वाले हैं वो सब गद्दार थे, वो गद्दार हैं। तो उसने औरंगजेब के लिए ऐसा कुछ कहा। तो उस प्रकरण को लेकर के सर मुझे बहुत बुरा लगा। तो हमारे संतोष भाई हमारे साथ में हम लोगों ने कहा कि भाई अच्छा एक चीज़ इसको सर इसको डिवाइड किया जा रहा है थोड़ा जातिवाद की तरफ। मैं कहना चाहता हूँ कि सर जब हमारे महाराणा प्रताप जी, वीर शिवाजी लड़े थे तो वो सर स्वराज के लिए लड़े थे, वो राजपूत के लिए नहीं लड़े थे, वो क्षत्रिय के लिए नहीं लड़े थे, वो अपने भारत देश के लिए लड़े थे। तो हमारे पूरे भारत देश के सर आदर्श हैं। आज उन्होंने अपने प्राणों पर खेल करके, आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि सर मौतें ना 36 प्रकार की होती हैं और उसमें जो सबसे
कष्टदायी मृत्यु होती है वो आग से जल करके होती है। हमारे जो भारत देश की सर हमारी जो छत्राणियाँ होती थी, हमारी जो महिलाएं होती थी सर, वो जौहर कर लेती थी। जौहर इसलिए कर लेती थी सर, थोड़ा समय लग रहा है, मैं बताना चाहूँगा। मुग़ल जो होते थे, मुग़ल आक्रांता जो होते थे सर, वो हमारे हिंदू हमारे यहाँ जब आक्रमण करते थे तो जो हमारी हिंदू बहन बेटियाँ होती थी उनके सर वो लाशों के साथ सर रेप किया करते थे। तो हमारे भारत में ये प्रथा हुई कि भाई ऐसा कुछ किया जाए कि हम मरने के बाद भी इनके हाथ न लगे। तो सर जिन माताओं, जिन बहनों ने, जिन महापुरुषों ने इतना बड़ा त्याग किया है, इतना बड़ा बलिदान किया हमारे देश को बचाने के लिए, आज उसी स्वतंत्र भारत में आप रह करके ये कह रहे हो कि राणा सांगा को मानने वाले और महाराणा प्रताप को मानने वाले गद्दार हैं, तो सर मुझे लगता है कि आपको जीवित रहने का अधिकार नहीं है हिंदुस्तान में। चलिए ठीक है, आपने तो गाने की पीछे की कहानी बता दी। अब दर्शक थोड़े से उस गाने के बोल सुनना चाहते हैं, क्योंकि चर्चा तो जैसा राणा सांगा जी के बारे में आप बोल ही रहे हैं कि उनकी चर्चाएं बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त। अलग अलग तरह के बयान जो आते हैं, आप उस पर बयानों पर तो नहीं जाते, क्योंकि ये एक तरह का आपका पर्सनल इंटरव्यू, इस वक्त हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। थोड़ा सा आप उस गाने के बोल सुनाइए जो दर्शकों तक पहुँच भी रहे हैं, और इस वक्त लोकल स्टेशन पर जो आप देख रहे हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं, उन तक भी इस माइक के माध्यम से पहुँच जाएगी। बिल्कुल, ये गाने के बोल थे, इसको संदीप सम्राट जी एक बहुत प्यारे लेखक हैं, उन्होंने लिखा था और सोनू सागर जी रिकॉर्ड किए थे, म्यूजिक उन्होंने बना था, और हमारे संतोष भाई थे, उन्होंने इसको शूट किया था। तो इसका गाने बोलता, औकात नहीं है जरा भी जिनकी हमसे आँख मिलाने की, वो भी है कोशिश में लगे मेरा इतिहास मिटाने की। औकात नहीं है जरा भी जिनकी हमसे आँख मिलाने की, वो भी है कोशिश में लगे मेरा इतिहास मिटाने की। क्षत्रिय धर्म ये कहता अपनी शान पे जान लुटा देंगे, राणा सांगा के वंशज हम औकात में तुमको ला देंगे, राणा सांगा के वंशज हम औकात में तुमको ला देंगे। जय भवानी। बहुत ही प्यारी आपकी आवाज़, और जिस तरह से आपने गर्जने के साथ इस गाने को गाया है, निश्चित तौर पर जो भी आपको इस वक्त देख रहा है वो खुद इस गाने से एक अलग ऊर्जा मिली होगी उनको। आप सोनू जी, अभी इस बातचीत को हम धीरे धीरे आखिरी पड़ाव पर लेकर के पहुंच रहे हैं। जाते जाते एक सवाल आपसे कि आने वाले 2-4 महीनों में क्या प्लान है, क्या करने वाले हैं? सर वैसे तो मुझे, अगर मेरा सबसे पसंदीदा विधा है कोई संगीत में, भजन है। मुझे सर भजन गाना बहुत पसंद है। लेकिन सर जैसा कि है कि अब हर व्यक्ति को कुछ जिम्मेवारियाँ होती हैं, तो भजन मेरा अपना मुझे बहुत पसंद है। लेकिन अब यह है कि सर मैंने जैसा कि पहले बताया कि ऑडियंस सर बदल चुकी है, तो 2-4 महीनों में कुछ रंगदारी के गाने और भजन भी बीच बीच में आते रहेंगे। हमारे 2 गाने माता पिता के बड़े अच्छे अच्छे सर, वो गाने भी शूट होने हैं। और मतलब ये कहते हैं कि संगीत की ऐसी कोई विधा नहीं होगी जो मुझसे हो सके, मैं सब कुछ गाने वाला हूँ। अभी तो फिलहाल रंगदारी के 2-4 गाने आने वाले हैं। एक जिला मेठी का गाना आने वाला है फिर से सर, साने मेठी 2 करके, और 1-2 गाने और हैं जो हमारे लोकल की लैंग्वेज के ऊपर हैं। 2 गाने सर माता पिता के हैं, फिर कुछ भजन, और हमारे क्षेत्र के जो पौराणिक स्थल हैं, जो पौराणिक मंदिर हैं, या जो हमारे यहाँ के महापुरुष हुए हैं, उनके ऊपर मैं सर कुछ ना कुछ हमेशा सोचता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ और गाता रहता हूँ। चलिए ठीक है, सोनू सुगम जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए कि आप और बेहतर करते जाएं, भविष्य आपका शानदार रहे। फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात हो, और मैं अपने दिल की बात अपने ऑडियंस तक और भी अच्छे तरीके से पहुँचा सकूँ। तो चलिए, जैसा कि आप जिनके गाने सुनते आए हैं, आज हमने उनसे आपको मुखातिब करवा दिया लोकल स्टेशन के इस अंक में, जहां पर हमने सोनू सुगम जी से बातचीत की। बहुत सारे पहलुओं पर बातचीत हुई है। ये हमारी उनसे बातचीत आपको कैसी लगी, वीडियो के नीचे कमेंट में टाइप करके हमें बताइए। और फिलहाल देखते रहिए लोकल स्टेशन। कैमरे के उस तरफ है संतोष यादव, मेरा नाम है मनोज यादव सुरेंद्र। नमस्कार।